दोस्तों, बुढ़ापा अर्थात जल्दी बाल सफेद हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना, दांत कमजोर होना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आंखें कमजोर होना इत्यादि। सम्मानित, ये सभी लक्ष्य बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी काफी युवा इन बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इसी बात को हम एक बौद्ध कहानी से समझते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट के राज दरबार में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, राजन बताइए आपकी प्रजा कैसी है। राजन कहते हैं, हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया है उससे हमारी पूरी प्रजा में लोग 60 वर्ष के हैं। उन्हें भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 20 वर्ष के हो चुके हैं। सबकी ढलती उम्र जैसे रुक गई है, थम गई है। भगवान, सब लोग स्वस्थ हैं। हमारे राज्य में लोग तो बैठकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि अब किसी को दवा की जरूरत नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। इस कहानी से आप ये जान पाएंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण किया था। इसीलिए उन्हें सब पता था कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम जानने वाले हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इन 12 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। यदि आप इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अवश्य ही कभी बीमार नहीं होंगे और आपका बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिससे हर एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए और उसे आप अपने जीवन में उतार सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में भादर सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु, दयावान और एक न्यायिक राजा था। उनकी 2 रानियां थी और दोनों रानियां अति सुंदर थी। वे रानियां भी राजा के स्वभाव पर गई और वे भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था, जिनके जिम्मे हर एक विभाग बांटा गया था। उन्हें यह कहा गया था कि वे प्रजा का खान पान का ध्यान रखें और वे सब अपने काम में लापरवाही बरतने पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके मंत्रिमंडल के मंत्री बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे। राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो वे कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। वे दोनों पक्षों की समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझते थे और निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। सारी प्रजा सुखी थी और इसी सुख की वजह से हमेशा प्रजा राजा का गुणगान करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। तभी उस सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है। किसान कहता है, मेरे 2 बेटे हैं और अभी उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26 से 28 साल की होगी, लेकिन वे देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है, वे बहुत आलसी हो गए हैं
और कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयां करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं ठीक है, और अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहते हैं, मंत्री जी, अपने राज वैद्य से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्च होगा उसे राज्य कोष से भरा जाए। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। फिर राज वैद्य किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिनों तक इलाज चलने के बाद भी किसान सभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रहा था कि तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं और वे भी उसी समस्या का निवारण करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे सवाल चल ही रहा था कि एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां आ गए। राजा असमंजस में पड़ गया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य के जितने भी वैद्य हैं सबको बुलाया जाए और समस्या का समाधान किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और पूरे राज्य में छानबीन की जाए। सभी का घर घर जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। जितने भी प्रसिद्ध वैद्य थे सभी को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की गई। उस बैठक में सभी वैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज कहते हैं, हमने पूरी छानबीन की, लोगों का उपचार भी किया, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। फिर एक बुजुर्ग वैद्य जो लगभग 125 या 130 साल के थे कहते हैं, हमारा निष्कर्ष यही है कि यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग वैद्य की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं। राजा ने कहा, इसका समाधान क्या होगा? अब वैद्य ने कहा, इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास है। अगर उस व्यक्ति को बुला लिया जाए तो आपके राज्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। महाराज ने पूछा, वो व्यक्ति कौन है? वैद्य ने कहा, वो महात्मा बुद्ध है। राजा ने अपने सबसे काबिल मंत्री को आदेश दिया कि महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। सभी मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और महात्मा बुद्ध का पता लगाने की कोशिश करते हैं। काफी प्रयास करने के बाद पता चलता है कि महात्मा बुद्ध काफी दूर उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहां जाते हैं और बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य पर बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। कृपया क्या आप हमारे साथ चलने की कृपा करेंगे? महात्मा बुद्ध दयालु और हंसमुख थे और उन्होंने सैनिकों के मुंह से सुना कि किसी राज्य में समस्या है तो वे तुरंत तैयार हो गए। महात्मा बुद्ध राज्य में आते हैं और राज दरबार में स्वागत करते हैं। राजा उनसे कहते हैं, भगवान, हमारी प्रजा सुखी है, लेकिन अब बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। कृपया आप इन सभी की समस्याओं का समाधान कीजिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इन समस्याओं को सभी लोग स्वयं पाल रहे हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा, हमें राज्य में एक ऐसा खुला स्थान दीजिए जहां सभी लोग एकत्रित हो सके। वहां का वातावरण खुला हो, जहां प्राकृतिक धूप और हवा हो। वहां पर कल प्रातः 4 बजे लोगों का उपचार किया जाएगा और ये उपदेश 12 दिन तक चलेगा। राजा ने कहा, जो भी खर्च आएगा वो हमारे राजकोष से दिया जाएगा। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा, कोई खर्च नहीं आएगा। महाराज, आप केवल अपने राज्य में ये आदेश लागू कर दीजिए कि 4 बजे वहां नहीं आएंगे, उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने ये आदेश लागू किया और कहा कि कल सुबह सभी को वहां आना है। राजा ने एक बहुत अच्छा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी। हम भी आएंगे और वहां पर महात्मा बुद्ध के विचार सुनेंगे। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे
उनका पालन किया जाएगा। हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे और जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। सभी लोगों ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, हम सभी लोग वहां उपस्थित अवश्य होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस दिन की सभा स्थगित कर दी गई और अगले दिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन होने वाला था। सभी लोग 4 बजे महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध सभा में अपने शिष्य को इशारा करते हैं और शिष्य कहते हैं, कल से पूरे राज्य के लोग सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। पानी को मिट्टी के बर्तन में रखकर पीना है। जो इसका अनुसरण नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। ये महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। अगले दिन सभी लोग समय से वहां उपस्थित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध सभी से पूछते हैं, क्या हुआ, कितने लोगों ने पालन किया? सभी लोगों ने हाथ उठाया और कहा, हमने इसका पालन किया है और आज हमें बहुत आराम मिला है। हमारा पेट साफ हुआ और हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य कहते हैं, अब दूसरा उपदेश यह है कि सबको टहलने जाना है। 2 से 3 किलोमीटर चलना है। जो बच्चे और नौजवान हैं वे दौड़ेंगे और सामान्य लोग तेज चलेंगे। वे 1 मिनट में 60 कदम चलेंगे। अगले दिन फिर से सभा शुरू होती है। महात्मा बुद्ध पूछते हैं, आप लोगों ने पहले 2 दिन का पालन किया? सभी लोगों ने सहमति जताई और कहा, हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। शिष्य कहते हैं, अब सब लोग योग करें, प्राणायाम करें, जिसमें अनुलोम विलोम शामिल होगा। शिष्य ने सभी को प्राणायाम के तरीके बताए और कहा, कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इसे रोजाना करना है। अगले दिन फिर सभा लगती है और सभी लोग उपस्थिति दर्ज करते हैं। शिष्य पूछते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? सभी ने कहा, हम बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। फिर शिष्य कहते हैं, अब सब लोग को अगले काम जो करना है वो ये है कि सभी लोगों को 300 ग्राम सेब खाने हैं। इससे ज्यादा भी खा सकते हैं लेकिन कम नहीं। उस दिन की सभा समाप्त हुई और फिर अगले दिन सभा होती है। सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं, हम पूर्ण रूप से ठीक हो गए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब अगला उपदेश यह है कि सबको खाना खाने के बाद मल्टीग्रेन रोटी, दाल और मिक्स सब्जी खानी है। सब्जी सीजन के हिसाब से खाना है और बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है। खाना खाने के 30 मिनट बाद दही में गुड़ डालकर खाएं। अगले दिन फिर सभा होती है और सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं, हम पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं और लगता नहीं कि हम कभी बीमार थे। महाराज ने कहा, खाने से सभी की बीमारियां ठीक हो गई। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब रात में क्या करना है? सूर्य डूबने से पहले सबको खाना खा लेना है और उसके बाद 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। दूध पीने के तुरंत बाद नहीं सोना है। दूध पीने के 1-2 घंटे बाद ही सोना है। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा, सबको वर्तमान में जीना है। भूत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बाहर की चीजें नहीं खानी है और घर पर शुद्ध भोजन खाना है। इस तरह समय बीत गया और 1 महीने बाद महात्मा बुद्ध फिर महाराज के पास पहुंचे। महाराज दौड़कर उनका स्वागत करते हैं और सम्मान के साथ अपने राज दरबार में बुलाते हैं। महाराज ने कहा, भगवान, आपने जो उपदेश दिया है उससे हमारी पूरी प्रजा में लोग 60 वर्ष की थे। उन्हें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वे 21 वर्ष के हो गए हैं। सबकी ढलती उम्र थम सी गई है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए महात्मा बुद्ध के 12 उपदेश आपको कैसे लगे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आप सहमत हैं तो नमो बुद्धाय अवश्य कहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
एक नई शिक्षा के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आपको इसी तरह की बुद्धा स्टोरी मिलती रहे।